हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, इसमें आज हम पार्ट नंबर 3 कराने वाले हैं। देखिए, पार्ट नंबर 1 और 2 ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं पार्ट नंबर 1 का भी, पार्ट नंबर 2 का भी। अगर जिसने नहीं देखे हैं वो हमारे वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको पार्ट नंबर 1 और 2 में विद्युत आवेश के बारे में बताया था, ठीक है, और कूलाम के नियम के बारे में हो चुका है। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये चैप्टर आगे समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको दिक्कत आने वाली है इन आगे के वीडियोज में, ठीक है। तो इसलिए उन वीडियो को जरूर देखना। और शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। और चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हमने आपको वैसे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करा दी है, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो बिंदु आवेश के कारण निकालेंगे तीव्रता, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिए, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्यू नॉट है ये क्या है, परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो ये किसी भी आवेश के कारण तीव्रता हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब हम निकालने वाले हैं आज बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी फिगर बनाते हैं। तो मान लीजिए कोई एक हमारा स्रोत आवेश है Q, ये कोई हमारा स्रोत आवेश है Q, और इससे कुछ दूरी पर कोई एक आवेश Q नॉट रखा हुआ है, और मान लीजिए ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा, विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लग रहा होगा, अर्थात इनके बीच क्या लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा। और उस विद्युत बल का अगर हम परिमाण निकालना चाहें तो कूलाम के नियम से कितना आएगा, कूलाम के नियम से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के भी लगा सकते हैं किसी भी माध्यम के लिए, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और Q1 आपका Q है और Q2 आपका Q नॉट है, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है R। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो F है इसकी जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा F की जगह हम पूरी वैल्यू ये उठा के लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बाई R स्क्वायर, फिर अपॉन में क्या है आपका Q नॉट है, तो यहां से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो E आएगा निकल कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R स्क्वायर। तो ये जो आया है फॉर्मूला हमारा निकल के, यही होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के लिए हम F की यही वैल्यू क्यों रखते हैं। देखिए, ये वैल्यू इसलिए रखते हैं हम क्योंकि ये जो कूलाम का नियम लगता है वो बिंदु आवेश के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, बिंदु आवेश के लिए। तो यहाँ पर जो बल लगता है ना, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल होता है। तो जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु आवेश के कारण, तो हमें बल भी क्या लेना होगा, बिंदु आवेश के कारण बल लेना होगा। इसीलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ उठाकर रख देते हैं और उसके बाद में काट करके इतना बच जाता है। यदि इसी को मैं एक काम कर दूं, यदि माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट या तो वायु में या निर्वात में कर रहे हैं तो वहां के की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो फिर तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो के क्या हो जाएगा वहां से खत्म, और Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो फिर आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये किसी भी माध्यम में है और ये क्या है, वायु या निर्वात में हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। चलिए, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद नया टॉपिक लेते हैं, विद्युत बल रेखाएं। क्या होती है विद्युत बल रेखाएं, ठीक है।
चलिए अब हम बात कर रहे थे विद्युत बल रेखाओं की। देखिए विद्युत बल रेखाओं की दो परिभाषाएं मिलेंगी आपको, किसी और बुक में जाएंगे तो आपको कुछ और परिभाषा मिलेगी, दूसरी बुक में जाएंगे तो आपको कुछ और परिभाषा मिलेगी। तो मैं यहाँ आपको दोनों ही परिभाषा बता देता हूँ क्या होती है, ठीक है। देखिए विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है, एक पहली परिभाषा क्या है इसकी, पहली ये होगी कि विद्युत बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक स्वतंत्र धनावेश गति कर सकता है। तो पहली परिभाषा तो इसकी हो जाती है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक या निष्कोण वक्र होती है जिस पर कोई एकांक स्वतंत्र धनावेश गति कर सकता है। तो पहली परिभाषा हो जाती है ये। अच्छा दूसरी परिभाषा सुन लीजिए इसकी क्या है। दूसरी परिभाषा यह है कि विद्युत बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ओके, तो ये हो जाती है हमारी दूसरी परिभाषा। तो इस तरीके से हमारी दो परिभाषाएं होती हैं और दोनों को हम एक एक करके समझेंगे अच्छे तरीके से। तो पहली वाली समझते हैं सबसे पहले कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो कैसे होती है, काल्पनिक या निष्कोण वक्र होती है। देखिए काल्पनिक रेखाएं होती है, ये हम केवल एक कल्पना मात्र करते हैं। क्या है, कल्पना मात्र है हमारी, ये वैसे तो रियल में नहीं होती है। ये क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, हम अब खुद ही मान लेते हैं कि कल्पना कर लेते हैं कि ऐसी बल रेखाएं हैं। अदरवाइज ये क्या होती है, ये अकाल्पनिक काल्पनिक होती है, ठीक है, कल्पना मात्र है हमारी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, काल्पनिक है पहली बात तो, और कैसे निष्कोण वक्र है। निष्कोण वक्र का मतलब है इन पर कोई कोण नहीं बन सकता है, इन बल रेखाओं पर कहीं भी किसी बिंदु पर कोण नहीं बन सकता है। तो ये क्या होती है, काल्पनिक होती है और निष्कोण वक्र होती है जिस पर एकांक स्वतंत्र धनावेश गति कर सकता है। तो देखिए ये कब आती है, जैसा मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ये क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, पूरा विद्युत क्षेत्र है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम मान लीजिए 1 कूलम धनावेश रख दिया हमने और ये हमारा कैसा धनावेश के कारण, तो ये क्या करेगा, ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इस तरीके से चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से प्रतिकर्षित यहाँ से हो जाएगा। तो इसके बाद होगा ये कि यहाँ पर आवेश रखा हुआ था वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ रख चला गया, ठीक है। तो ये क्या है, कल्पना मात्र कि ये इस रास्ते से गया और ये क्या है, एकांक स्वतंत्र धनावेश इस रास्ते से गति कर गया ना इस रास्ते पर। तो यही क्या होगा, यही विद्युत बल रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो कुल मिलाकर क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक या निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर एकांक स्वतंत्र धनावेश गति कर सकता है, ठीक है। तो पहली बात परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरी परिभाषा की अगर हम बात कर लेते तो क्या होती है, देखिए दूसरी परिभाषा में ये है कि विद्युत बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर जिसके किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए इसका मतलब यह है कि मान लीजिए विद्युत बल रेखा है और इसके मैंने इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची, तो ये स्पर्श रेखा की क्या है, दिशा है, यही क्या है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो यही है दिशा, जो ये दिशा है ना, ये जिधर को एरो इंडिकेट कर रहा है यही दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अगर मुझसे कोई पूछे इस बिंदु पर दिशा क्या है विद्युत क्षेत्र की, तो मैं इस बिंदु पर क्या खींच दूंगा, स्पर्श रेखा खींच दूंगा। तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही क्या होगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस बिंदु से क्या होगी दिशा, इस बिंदु पर ये दिशा होगी। तो आप देख रहे हैं कि एक बिंदु पर क्या है, केवल एक ही दिशा है और इसका यूज करेंगे हम आने वाले टॉपिक में। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो दोनों परिभाषा मैंने आपको समझा दी अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लेते हैं हम अगला पॉइंट, अब है विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए विद्युत बल रेखाएं होंगे और इनके गुण की बात अगर हम बात करें तो क्या हो, विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण, यदि मान लीजिए, देखो पहला गुण क्या है इसका, पहला यदि मान लीजिए हमारा स्वतंत्र धनावेश है, हमारे पास कोई एक स्वतंत्र धनावेश है, तो इससे बल रेखाएं सदैव पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती है। कैसे निकलती है, बाहर की ओर निकलती है इस तरीके से। तो विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से पृष्ठ के बाहर की ओर निकलती है और कहां तक जाती है, पृष्ठ से निकलती है और अनंत तक जाती है। अनंत समझ रहे हो, अनंत मतलब बहुत दूर, तो काफी दूर तक ये क्या चली जाती है, बिल्कुल सीधी चली जाती है। ये जब होता है जब ये क्या हो, स्वतंत्र
धनावेश है, इसके आसपास कोई भी दूर दूर तक कोई भी दूसरा आवेश नहीं है, ये केवल उस टाइप की कंडीशन है, ठीक है। ये अकेला ही स्वतंत्र धनावेश है, इसके पास दूर दूर तक कोई दूसरा आवेश नहीं है, तो कुछ इस तरीके से बल रेखाएं होती हैं। और जो बल रेखाएं होती है सदैव पृष्ठ के क्या होती है, ये लंबवत होती है। तो ध्यान रखना, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत निकलती है तथा अनंत तक जाती है। ओके, अब अगर हम बात करें सेकंड, अगर हम बात करें ऋणावेश की, तो ये किसके लिए है, धनावेश के लिए है। तो अगर हम बात कर ले ऋणावेश के लिए, तो देखिए ऋणावेश ये रहा आपका, मान लीजिए, तो ऋणावेश में इसका उल्टा होगा, क्या होगा कि ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं जो होती है सदैव अनंत से पृष्ठ के अंदर की ओर आती है, अनंत से आती है और पृष्ठ के अंदर की ओर आती है भाई, इस तरीके से, ठीक है। और कैसी आती है, यदि ये कैसा है, ऋणावेश कैसा है, स्वतंत्र है, इसके पास दूर दूर तक कोई दूसरा आवेश ना हो, तो ये कैसी आती है, सदैव अनंत से आती है और पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती है ऋणावेश में अंदर की ओर। तो ये हो जाए हमारा किसके लिए, ऋणावेश के लिए। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण की बात चल रही है, मैंने आपको दो बता दिए, स्वतंत्र धनावेश के लिए और स्वतंत्र ऋणावेश के लिए। अगर हम बात कर लें नंबर थर्ड, अगर हम बात कर लें कि हमारे पास एक धनावेश है और इसी के पास में दूसरा ऋणावेश रखा होगा, तो क्या होगा। यहाँ क्या था, धनावेश के पास दूर दूर तक कोई आवेश नहीं था, यहाँ ऋणावेश भी क्या था, अकेला था और इसके पास दूर दूर तक कोई दूसरा आवेश नहीं था। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है। और आपको ये भी पता चल गया होगा यहाँ से कि हमेशा धन से निकलती है और ऋण में अंदर की ओर आती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये धनावेश और ऋणावेश और ये कैसे रखें, इस बार पास पास रखें, तो विद्युत बल रेखा धन से तो निकलेंगी और ऋण में अंदर की ओर आएंगी, धन से निकलेंगी ऋण में अंदर की ओर आएंगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहां से निकलेंगी और सीधे इसमें चली जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्या होगा, इधर हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। ये यहां से निकलेंगी और घूम फिर कर इधर से इधर को अंदर आ जाएगी, यहां से निकलेंगी और इस तरीके से घूम करके अंदर आ जाएगी। ऐसे जो यहां से निकलेगी वो इस तरीके से जाएगी और अंदर चली जाएगी, ऐसे जो जाएगी वो घूम करके इधर से इधर जाएगी। तो ये जब होगा जब हमारे पास एक धनावेश और एक ऋणावेश हो और दोनों कैसे रखे हो, पास पास रखे हो, तो सदैव बल रेखा धन से निकलती है और माइनस में अंदर की ओर जाती है, धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में अंदर की ओर जाती है, ठीक है। तो तीन गुण मैंने आपको यहाँ करा दिए। और चौथा देखिए हमारे पास, चौथा क्या रहेगा, इसका गुण समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ। देखिए यदि ऐसा हो जाए कि दोनों ही कैसे हो, धन धन आवेश हो, पास पास रखे हो, दोनों ही धन धन आवेश और दोनों ही क्या रखे, पास पास रखे। देखिए मैंने एक केस वो लिया कि धनावेश है और उसके पास दूर दूर तक कोई दूसरा आवेश नहीं है किसी भी प्रकार का। ऐसे दूसरा केस लिया मैंने जब केवल ऋणावेश है और उसके पास दूर दूर तक कोई दूसरा आवेश नहीं है। फिर मैंने तीसरा केस लिया है कि एक धनावेश और एक ऋणावेश दोनों पास पास हो। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों धन धन आवेश हो, पास पास हो, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है अगला केस कि दोनों ऋणावेश हो और दोनों कैसे हो, पास पास रखे हो। तो ये कई केस हो सकते हैं हमारे पास। ये चौथा केस है हमारा कि अगर मान लीजिए धन धन आवेश दोनों ही कैसे पास पास है तो क्या होगा। तो देखिए इससे भी बल रेखाएं निकलेंगी और इससे भी बल रेखाएं निकलेंगी। तो इससे बल रेखाएं निकलेंगी, ये नहीं बल रेखा इस तरीके से, ठीक है। और इधर से भी बल रेखाएं निकलेंगी, लेकिन बल रेखाएं इसके पास की तरफ न जाएंगी, थोड़ा मुड़ जाएंगी इधर से, क्योंकि ये क्या करेगा, धनावेश है। धनावेश क्या होगा, धन धन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये बल रेखाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, प्रतिकर्षित हो जाएंगी, ये पास को जाएंगी नहीं, इसके इस तरीके से मुड़ जाएंगे इससे दूर की ओर। ऐसे ही यहाँ से बल रेखा देखो, धनावेश सदैव निकलती है बाहर की ओर इस तरीके से, लेकिन बल रेखा जो यहाँ से निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, इधर से मुड़ जाएंगे इस तरीके से। तो इसके पास नहीं जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, पास नहीं जाएंगे, पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन धन धन में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो इस तरीके से मुड़ जाएंगे, निकलेंगे इधर से मुड़ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगर नंबर 5th केस कि अगर दोनों ऋण आवेश हैं और दोनों क्या रखें, पास पास रखें, तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए हम जानते हैं ऋण आवेश से क्या होता है, बल रेखाएं सदैव अंदर की ओर आती है, ऋण आवेश में अंदर की ओर आती है। देखिए बल रेखा इसमें अंदर की ओर आ रही होगी इस तरीके से, ऋण आवेश है तो अंदर की ओर आएंगे,
अब इसमें क्या होगा, अंदर की ओर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इसमें अंदर की ओर आ रही होंगी बल रेखाएं, अनंत से आ रही होंगी इस तरीके से। अब जो बल रेखाएं इधर से आ रही होंगी तो वो इधर से आएंगी, लेकिन क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो ये बल रेखाएं इस तरीके से आएंगी इधर से, ये इधर से नहीं आएंगी, ये क्या होगा, इधर से आएंगी, घूम करके आएंगी इस तरीके से, क्योंकि ये भी क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे इस तरीके से, पास पास नहीं जाएंगे। ये क्या होगा, आने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये घर्षण में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो ये अंदर की ओर आएंगी, तो इधर से ऐसे नहीं आएंगी, ये इस तरीके से आएंगी, तो ये दूर दूर ही रहेंगी, पास पास नहीं रहेंगे। तो ये कंडीशन हो सकती है भाई आपकी विद्युत बल रेखाओं से संबंधित, ठीक है। तो मैंने आपको सारे ही पॉसिबल केसेस बता दिए हैं। अब इसमें एक और गुण आता है, एक गुण ये भी आता है, देखिए इसमें ये होता है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत बल रेखा है ये, देखिए कोई मान लीजिए, ठीक है, इस पर अगर हम दिशा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वैसे मैंने आपको अभी बताया था, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी हो तो इस पर स्पर्शरेखा खींचो। तो ध्यान रखना, किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींच गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और ये हो जाता है इसका एक और गुण हो जाता है, ठीक है। आप देखिए ये यहां से दिशा क्या होगी, इस बिंदु पर ये हो जाएगी, इस बिंदु पर ये हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बिंदु बदल रहा हूं वैसे वैसे इसकी दिशा भी क्या हो रही है, लगातार बदलती जा रही है। तो इस चीज से एक चीज तो सिद्ध हो जाती है यहाँ से कि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा हो सकती है, कभी भी एक बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखना, विद्युत बल रेखा के किसी भी एक बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा प्रदर्शित होती है, कभी भी एक ही बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित नहीं की जा सकती, ठीक है। चलिए तरह समझ आया। एक गुण होता है इसका कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं जो होती है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। हमने कह दिया, अगर मान लीजिए इस तरीके से ये दो बल रेखाएं पहली और दूसरी, तो ये क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ये क्या है, बिल्कुल गलत परिकल्पना है। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्या आता है, विद्युत बल रेखाओं के गुण में आता है। अच्छा, यहां से एक बार एक क्वेश्चन आया था कि सिद्ध करो कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। वैसे आपका यही गुण है, आपको ये तो पता चल कि मैंने आपको बता दिया, आपने याद कर लिया कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, आपने याद कर लिया। लेकिन अगर ये आ जाए कि सिद्ध करो कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो क्या करना? तो उस कंडीशन में आपको देखिए क्या करना होगा। उस कंडीशन में आपको मानना होगा पहले कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। क्या है? दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या मानना होगा कि मान लेते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं और वो एक दूसरे को काट रही हैं। तो फिर क्या होगा? तो मान लीजिए ये काट रही है, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका इनका कटान बिंदु है। तो दो विद्युत बल रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो वहां कहीं ना कहीं हमें एक कटान बिंदु भी मिलता है, ठीक है। और उस कटान बिंदु पर अगर हम विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, अर्थात दिशा निकालने की कोशिश करेंगे उस बिंदु पर, तो दो दिशाएं आ जाती है। कैसे आएंगी? देखिए, ये हमारा विद्युत बल, ये हमारी पहली होगी और ये होगी हमारी दूसरी बल रेखा। तो देखिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? कटान बिंदु ये है। तो पहली वाली बल रेखा पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा इसी बिंदु से, ये, ठीक है। अब मैं दूसरी वाली पर खींचूंगा इसी बिंदु से स्पर्श रेखा, वही आएगी, ठीक है। अब देखें यहां से क्या होगा, यहां से ये होगी हमारी E1 मान सकते हैं, इसको E2 मान सकते हैं। ये क्या है? विद्युत बल रेखा है, ठीक है, ठीक है। चलो इसको एक काम करें, रहने दो। केवल हम ये देख रहे हैं कि जैसे इस बिंदु से दिशा निकाली ना हमने, इस बिंदु पर दिशा निकाली स्पर्श रेखा खींचकर, ऐसे में अगर दो बल रेखा एक दूसरे को काट रही होती हैं तो उस स्थिति में कटान बिंदु से मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। तो देखिए पहली वाली बल रेखा पर मैंने दिशा निकाली Vi
और दूसरी वाली रेखा पर ठीक उसी बिंदु से जब मैंने दिशा निकाली तो वही आई, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं आ गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं आ गई एक ही बिंदु पर। तो ऐसा कभी पॉसिबल है? मैंने आपको पीछे पहले प्रूफ किया है कि ध्यान रखना एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा होती है, कभी भी एक बिंदु पर दो दिशाएं नहीं होती। और यहाँ क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अगर एक दूसरे को काट रही होती है विद्युत बल रेखाएं, तो उनके कटान बिंदु से दो दिशाएं हो जाती है निरूपित, जो कि क्या है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो अब देखो मैं इस चीज को कैसे बोलूंगा, ध्यान से समझना। देखिए, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, और अगर वो काटेंगी, अगर वो एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके कटान बिंदु से दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं निरूपित की जा सकती हैं, जो कि सर्वथा असंभव है। तो अतः यह सिद्ध होता है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती, अगर वो काटेंगी तो उनके कटान बिंदु से एक ही बिंदु पर दो दिशाएं निरूपित हो जाएंगी, जो कि कैसा है, बिल्कुल असंभव है, जो कि सर्वथा असंभव है। अतः यह सिद्ध होता है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं के गुणों में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।